Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर दो पतले लेंस संपर्क में रखे हों और संपर्क में रखे गए दोनों लेंस अगर उत्तल लेंस हैं तो वो संयोजन कौन सी लेंस की भांति व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की। दोनों अवतल हैं तो और अगर एक उत्तल एक अवतल है तो ये सारी बातें मैंने आपको प्रमाणित करके भी बताई थी। उसके बाद कुछ एक सवाल मैंने आप लोगों को कराए थे और लेंस की क्षमता के बारे में भी मैंने बताया था। क्लियर? लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का मुड़ना लेंस की क्षमता कहलाता है। परिभाषा वगैरह सब हो गई थी। क्लियर? तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एक सवाल और हैं तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो सवाल हमारे सामने है उसमें कह रहा है दो पतले लेंस हैं और उन दोनों पतले लेंसों को संयोग में रखा गया है। ये मैंने संयोग बना दिया उनका। क्लियर? और संयोग जरूरी नहीं है दोनों उत्तल ही हों, दोनों अवतल भी हो सकते हैं, एक उत्तल एक अवतल भी हो सकता है। हम वो कैसे पता पड़ेगी कि कौन सा का है? तो भैया देखो, इसमें एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रहा है, प्लस की दे रहा है माइनस की दे रहा है, प्लस की दे रहा है, और उत्तल लेंस उसने बोला है तो एक तो उत्तल लेंस क्लियर हो गया। अब ये जो संयोग है उसकी फोकस दूरी भी प्लस की आ रही है, यानी संयोग भी उत्तल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ है? नहीं, पर दोनों श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता, क्योंकि जिसकी फोकस दूरी कम होती है हो सकता है इसकी फोकस दूरी कम हो जिसकी वजह से ऐसा व्यवहार कर रहा हो। तो दूसरे लेंस के बारे में अनिश्चितता है ना, श्योर तो नहीं पता। बोलो भैया, गलत बोल रहा नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर? तो कैसे करें? तो सुने भैया, चित्र तो मैंने वैसे ही आपके लिए बना दिया है, पर मेरी बात को समझे। दो लेंस है, दोनों लेंसों के संयोग की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। अब उसमें से कह रहा है एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो मैंने F1 मान लिया। तो कह रहा है दूसरे लेंस की क्षमता बताऊं। क्या बताऊं? क्षमता। तो भैया मैंने दोनों लेंसों के संयोग की फोकस दूरी का सूत्र पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। F बराबर F1 F2 अपॉन, याद है आपको? F की दे गए 80, F1 की दे गए 20, F2 हमें निकालना है। सही जा रहा हूं मैं? स्टेप समझ में आ गया सभी को? 20 एकम 20, 20 चौक 80। सीन क्लियर है? कैंची गुणा कर रहा हूं जाए, 4 को गुणा 20 प्लस F2 से करेंगे तो 4 को गुणा 20 प्लस F2 से करेंगे तो बताओ कितने का आ जाएगा? 80 प्लस 4F2 बराबर F2। सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात सभी को? F2 जालन ले आऊंगे तो 4F2 माइनस F2 बराबर 80 वाला लेंगे तो F2 बराबर समझ में आई बात? 4F2 माइनस F2 कितना हो गया? 3F2। 4F2 माइनस F2 3F2, तो 3F2 बराबर माइनस के 80। सीन क्लियर है सभी को? ओके, तो F2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 80/3 सेंटीमीटर। ये दूसरे लेंस की फोकस दूरी आ गई। पता चल गया दूसरा लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। समझ में आई बात? और भाग करके लिखना चाहते हो तो वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन उसने दूसरे लेंस की फोकस दूरी नहीं पूछी, उसने दूसरे लेंस की क्षमता पूछी है। तो P2 बराबर क्या लगाऊं? 1/F2, लेकिन यहाँ फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है। समझ गए? अब ये हो गया हमारा 100/F2 कितना है? माइनस का 80/3 कहाँ पहुंच जाओ? ऊपर। 0 से 0 कट गई। बोलो भैया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो कितने आएगा? 15/4 माइनस को। बोलो भैया, भाग दे लो। 4 एकम 4, 4 × 12 बचे 3, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया। बोलो भैया, तो कितना? 4 × 7 = 28 बचे 2, तो 4 पंजे 20, तो कितना आ गया? माइनस का 3.75 डायोप्टर। क्षमता को डायोप्टर में नापते हैं ना? बोलो, काउगे को परेशानी? उतार लो फटाफट जाए, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, संयुग्मी फोकस से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो भैया संयुग्मी फोकस की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान से सुने। आपको याद है मैंने लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब जब हम बनाते थे वहां एक चिन्ह पर पार्टी समझाई थी, याद है?
प्रकाश की किरणें सदैव बाईं से दाईं ओर आपतित की जानी चाहिए, यानी प्रकाश की किरण हमेशा ऐसे गिरनी चाहिए, ना कि सही बोला। आपने अभी तक जितने भी चित्र बनाए हर जगह वस्तु इधर रखता था और यहाँ से लेंस पे प्रकाश की किरणें डालता था, अगर आपको याद हो। क्लियर है सभी? अच्छी बात। आइए, हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये लेंस है। मैंने 6 और 2 स्थितियां पढ़ाई थी आपको लेंस की। ये प्रकाशिक केंद्र है, ये प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है, ये 2f1 है, ये 2f2 है। बोलो है नहीं है? 2f1 पर अगर वस्तु रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? 2f2 पर। 2f1 पर वस्तु रखते थे तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनता था। क्लियर? और अगर मान के चलिए 2f2 पर वस्तु रखूंगा तो प्रतिबिंब 2f1 पर बनेगा। तो ये दो ऐसे बिंदुओं का जोड़ा हुआ जिनमें एक बिंदु पर वस्तु रखी जा रही है तो प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बन रहा है, और दूसरे बिंदु पर वस्तु रखी जा रही है तो प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। बिंदुओं के जोड़े को हम लोग बोलते हैं संयुग्मी फोकस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? संयुग्मी फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे दो बिंदुओं का जोड़ा होता है जिनमें एक बिंदु पर अगर वस्तु रख दी जाए तो प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, और दूसरे बिंदु पर अगर वस्तु रख दी जाए तो प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। इतनी बात समझ में आई? मेरी दूसरी बात, वस्तु यहां रखी तो प्रतिबिंब यहां बन गया, वस्तु यहां रखी तो प्रतिबिंब यहां बन गया। ये प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है या सीधा है? और उल्टा है तो वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि संयुग्मी फोकस का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए लागू होता है, आभासी प्रतिबिंबों के लिए लागू नहीं होता। क्लियर? किसके लिए लागू होता है? केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए लागू होता है, आभासी प्रतिबिंबों के लिए लागू नहीं होता। जो रामायण बोली आपको समझ में आई? दूसरी बात, अगर ये केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए ही लागू होता है तो कौन से लेंस के लिए लागू होगा? अवतल के लिए क्यों नहीं? क्योंकि अवतल में तो केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उसमें ऐसा नहीं होगा। ये केवल कौन से लेंसों के लिए लागू होगा? क्यों हुआ उत्तल के लिए? क्योंकि संयुग्मी फोकस का कॉन्सेप्ट केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए लागू होता है। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात वही लोग समझ पा रहे होंगे जिनकी 6 और 2 स्थितियां क्लियर होंगी। क्लियर है? भाषा समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर? तो फिर से बोल रहा हूँ, संयुग्मी फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे दो बिंदुओं का जोड़ा होता है जिनमें एक बिंदु पर वस्तु रखने में प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, दूसरे बिंदु पर वस्तु रखने में प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। क्लियर? ये केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए लागू होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये केवल उत्तल लेंसों के लिए लागू होगा। अवतल लेंस तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है ना। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ो। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने, लेंस के उपयोग बताइए। लेंस, चश्मे बनाने में लेंस का उपयोग किया जाता है, मोबाइल फोन में लेंसों का उपयोग किया जाता है, प्रोजेक्टर में लेंस का उपयोग किया जाता है। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? घड़ी वाला जो होता है, घड़ी साज जो घड़ी को रिपेयर करता है, वो आंखन पे एक डिबिया सी लगा ले तो तुमने देखो होगा। मुझे बता सकते हो उस डिबिया में कौन सा लेंस लगो हो? उत्तल ही क्यों लगो हो? क्योंकि घड़ी के पुर्जे होंगे छोटे छोटे, अगर उसे क्लियर देखना है तो प्रतिबिंब बड़ा बनना चाहिए। तो जाहिर सी बात है उत्तल लेंस ही एक ऐसा लेंस है जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल तो हमेशा छोटा ही बनाता है। तो घड़ी साज द्वारा छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किताब में अक्षर बहुत छोटे छोटे हैं, उन अक्षरों को बड़ा देखने के लिए हम लोग रीडिंग लेंस के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी बनाने में, दूरदर्शी बनाने में, अभी आएंगे सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी इस चैप्टर में आगे है ना, तो उनमें भी लेंसों का उपयोग किया जाता है। क्या आपको मेरी भाषा समझ में आ गई? पढ़ लो फटाफट लेंसों के उपयोग। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, लेंस की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो भैया मान के चलो तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध दूं, तो तुम्हारे हाथ में लेंस दे दूं, तो तुमने लेंस को टच किया, स्पर्श कर सकते हो उसको? स्पर्श करोगे, आपने महसूस किया कि वो लेंस जो था वो बीच में मोटा था, किनारों पर पतला था, तो इसका मतलब कौन सा लेंस है? और अगर बीच में पतला हो, किनारों पर मोटा हो, ये तो महसूस कर सकते हो। तो इसका मतलब लेंस को हम लोग स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं कि वो कौन सा लेंस है। बोलोगे जो गलत कह दी मैंने? आगे बढ़ो। और अगर मान के चलो प्रतिबिंब देखकर भी मैं बता सकता हूँ, मैंने कागज के किताब के पन्ने के पास लेंस धरता हूँ, मुझे अक्षर बड़े बड़े दिख रहे हैं, अक्षर छोटे दिख रहे हैं, देखो, यानी स्पर्श करके भी पता लगा सकता हूँ और प्रतिबिंब देखकर भी पता लगा सकता हूँ। मेरी भाषा समझ में आ गई आपको? पढ़ लो फिर आगे बढ़ूंगा।
इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न दिया है, उसमें कह रहा है कि लेंस के सामने एक मोमबत्ती रखी है और उसका प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है, यानी मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनाया जा रहा है। यहाँ वस्तु होगी मोमबत्ती और उसका प्रतिबिंब बनाया जा रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर लेंस का बीच का आधा भाग काला कर दूं तो प्रतिबिंब पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर नीचे का आधा भाग काला कर दूं तो प्रतिबिंब पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो बता, प्रश्न समझ में आया? एक बात बताओ, मान के चलो जो प्रकाश मुंह पे पड़ रहा हो, सूर्य से आने वाला प्रकाश मुझ पे पड़ रहा है ना, सूर्य से आने वाला प्रकाश मुझ पे पड़ रहा है। अगर मैं बीच में यहाँ पर हल्के से हिस्से में कागज का टुकड़ा लगा लूं तो मेरे ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा उतनी रहेगी या बढ़ जाएगी? घट जाएगी, कम हो जाएगी। मानते हो इस बात को? आप मान है। वो तो यूं कह रहे पट्ठा कि लल्ला जे जाइए, मान लीजिए लेंस ले लो, जी लेंस ले लो, ठीक है, और जाके सामने जो धरिए मोमबत्ती, कौन सी बत्ती? मोमबत्ती। तो पर्दे पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त किया जा रहा है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनाया जा रहा है। अब वो कह रहा है कि लेंस के बीच का आधा भाग, इतना आधा भाग काला कर दो, तो भैया जहाँ हिस्सा कारो कर दोगे तो यहाँ से गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी, तो प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी थोड़ी सी। प्रतिबिंब ज्यादा चमकीला नहीं बनेगा, कम चमकीला बन जाएगा। और फिर वो कह रहा हो अगर बीच का आधा भाग काला नहीं कर रहा हूं, केवल नीचे का आधा भाग, समझ गया ना, मतलब समझ गया, दोबारा बना देता हूं लेंस, नीचे का आधा भाग काला कर दूं तो अभी वही स्थिति होगी, यहाँ से गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रतिबिंब की तीव्रता, दोनों स्थितियों में क्रम एक ही होंगे, बस प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। कहानी समझ में आए? चाहे नीचे को कारो करो चाहे ऊपर को कारो करो। क्लियर है? नहीं है बात समझ में? क्लियर है? पढ़ लो। इसके बाद हमारे को अगला क्वेश्चन दिया है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला कौन से लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। बोलो भैया, जब मैंने आपको बताया था लेंस को द्रव में डुबो दिया जाता है, तो उस टाइम में बताया था ये बात। क्लियर? कोई मुझे बता सकता है क्यों? हाँ, तो मैंने आपको बताया था जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हवा का बुलबुला है, हवा का बुलबुला जाके अंदर हवा भरी है तो जाकर अपवर्तनांक एक है, और पानी का अपवर्तनांक 1.33। तो चूंकि पानी का अपवर्तनांक इससे अधिक है, इस वजह से ये इसकी प्रकृति को बदल देगा। अभी ये उत्तल है तो ये काय की तरह व्यवहार करेगा? अवतल की तरह। कहानी समझ में आ रही ना? केस कराया था आपको ये। क्लियर? खैर, अगला क्या है इसके बाद? सुने भैया, अभी तक हमने उत्तल लेंस की 6 स्थितियां पढ़ी, अवतल लेंस की 2 स्थितियां पढ़ी। सही बोल रहा? इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आप मुझे एक बात बताओ, अभिसारी लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी का मतलब किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करना है, उसे अभिसारी। अभिसारी वर्ड का मतलब ही होता है इकट्ठा करना। क्लियर? हमने उत्तल लेंस की 6 स्थितियां और अवतल लेंस की 2 स्थितियां पढ़ी थी। बोलो भैया, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी ना। ये स्थितियां जब हमने पढ़ी थी तो मैंने बताया था उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को, ये सब बातें आपको पता है। वो अब उसका प्रश्न मेरे सामने ये है कि भैया आप बताओ पहले, अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता था? अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा वस्तु से छोटा बनाता था, कभी उसने वास्तविक बनाया? आज उसका प्रश्न यही है कि क्या हम अवतल लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं? प्रश्न समझ में आया? क्या हम अवतल लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं? क्या कभी ऐसा हो सकता है? तो बोलना बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब होगा? जब उस पर आपतित किरणें अभिसारी हो। कैसी हो? अभिसारी। कैसी किरणें हो? अभिसारी का मतलब ये हुआ कि जैसे ये अवतल लेंस है ना, और ये इसकी मुख्य अक्ष है, तो इस पर आपतित किरणें ऐसी होनी चाहिए, यूं करके अभिसारी किरणें। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर? तो ऐसी स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए। सीन क्लियर है? मेरी भाषा समझ में आ रही है? क्योंकि जैसे ये लेंस में से निकलेगा अपने मार्ग से विचलित होगा और यहाँ पर आके किरणें काट जाएंगी और ये बन जाएगा। कहानी समझ में आ रही है?
सीन क्लियर है? यानी अगर कोई पूछे आपसे, वैसे तो हमें मालूम है अवतल लेंस हमेशा आवासी बनाता है, सीधा बनाता है, छोटा बनाता है, कभी वास्तविक नहीं बनाता, और न हमें जानना है, लेकिन पूछ सकता है ओटी वगैरह में। ये अपवाद है। क्लियर? कि क्या अवतल लेंस कभी वास्तविक भी बना सकते हैं? तो बोलना बिल्कुल बना सकते हैं, जब उस पर आपतित किरणें जाते ज्यादा औकात ना आने की वो पूछे। पर बात समझ में आ रही है आपको मेरी? सीन क्लियर है? तो देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने बेटा अगला प्रश्न दिया है, प्रिज्म से आप क्या समझते हैं? क्या प्रिज्म से आप क्या समझते हैं? तो ये देखिए, ये मैंने आपके सामने ये जो बनाने की कोशिश की है, ये एक प्रिज्म है। देख पा रहे हैं आप सभी लोग? क्लियर? चारों तरफ देख लीजिए इसको, हर एंगल से देख पा रहे हैं? बोलिए। अच्छा, तो प्रिज्म अगर आपने देखा है तो प्रिज्म कांच के बने होते हैं। यस सर। क्लियर? पारदर्शी होती हैं या अपारदर्शी होती हैं? तो प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है। इसमें कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं? सोच समझ के जवाब देना। एक आयताकार ये रहा, दूसरा आयताकार ये रहा, और तीसरा आयताकार ये रहा। क्लियर है ना? पहला आयताकार, दूसरा आयताकार और तीसरा आयताकार। क्लियर? 3 आयताकार पृष्ठ, और बाकी के कौन से पृष्ठ होते हैं? दो क्लियर? समझ गए ना? तो कोई बात ना आने तो ये त्रिभुजाकार पृष्ठ है ना? 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या बोला? क्लियर है? सामने से अगर आप देखोगे तो आपको त्रिभुजनुमा आकृति दिखाई देगी, देगी आपको ऐसी आकृति दिखाई देगी। बोले भैया सही बोल रहा हूँ? काव्य को परेशानी? इसका मैंने एक और डिजाइन बनाया है, बताओ आपको समझ में आते ही नहीं आता ही? कुछ एहसास जगह इसे देख के है? लाइन टेढ़ी है ये जो भाई ने, कोई बात ना आने ऐसी, दोबारा बना देता हूँ ज्यादा है तो। क्लियर है? समझ में आया? टेढ़ी ही है वैसे। और ये किस टाइप से रखा हुआ है प्रिज्म, समझ गए आप? ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। ये चीज दिखाई गई है। ये त्रिभुजाकार पृष्ठ जे रहे ऊपर और नीचे जे रहे, और जिन्हों तरह, समझ गए ना? 3D पिक्चर है VIP। क्लियर? समझ गए? काव्य को परेशानी? समझ गए? ये जो प्रिज्म मैंने दिखाया है आपको, ये देख पा रहे हैं आप लोग प्रिज्म, ये प्रिज्म का आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार। अच्छा, इसमें होता क्या है, गौर से सुनिएगा। ये कोण देख रहे हो आप? ये कोण, इसको प्रिज्म का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसे अक्षर ए से प्रदर्शित करते हैं। क्या? ए से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? प्रिज्म का कोण। अगर प्रिज्म कोण 10 डिग्री से छोटा होता है तो उसे पतला प्रिज्म कहा जाता है। पतला प्रिज्म। क्लियर? वे प्रिज्म जिनके प्रिज्म का कोण का मान 10 डिग्री से छोटा होता है वो पतले प्रिज्म होते हैं। क्लियर? हम लोग के सिलेबस में पतले ही प्रिज्म है। हम पतरे तो भाई प्रिज्म पतरे नहीं है मेरी भाषा में। क्लियर? लेंस पतरे सब पतरा ही है। क्लियर? तो प्रिज्म का जो कोण होता है, अगर प्रिज्म कोण का मान 10 डिग्री से छोटा होता है तो उसे हम पतले प्रिज्मों की कैटेगरी में रखेंगे। सीन क्लियर है? हाँ, ये आपतित किरण हो गई, काय में जा रही है, विरल से सघन। विरल से सघन जाएगी तो पहले अविलंब की दो तो तब झुकेगी ना, जब अविलंब होगा। तो पहले तो बढ़िया कच्चे 5 क्लास अविलंब तान दो। कैसे तानू? जो तान दो मैं फटाफट कर दी तो जाए। तो ये अविलंब की झुक गई। अब ये कांचते हवा में जागी तो सघनते विरल, विरलते सघन, सघनते विरल जाएगी तो अविलंब कैसे बनाऊं? इस वाले पृष्ठ पे अविलंब जो बने हो नहीं बने हो, कायदे से इसे ऐसे जाना चाहिए था, पर अविलंब से दूर हटानी है। तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? ये कौन सी घटना हो रही है? अपवर्तन। ये कौन सी घटना हो रही है? अपवर्तन। इसीलिए इन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्यों कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ? समझ गए? बोलो। क्योंकि यहाँ पर किरण विरल से सघन जा रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलित हो रही है। यहाँ पर भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलित हो रही है। तो ये अपवर्तन की घटना ही तो हो रही है। बोलो। तो इसलिए ये जो मैंने प्रिज्म बताया, इसमें ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। और ये जो कोण है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म का कोण। कौन सा कोण? इसे अक्षर ए से प्रदर्शित करते हो। ये प्रिज्म का कोण है आधार। क्लियर? नहीं यही बात समझ में?
मैं उम्मीद करता हूँ प्रिज्म की परिभाषा अगर किसी ने पूछी तो आप चटका दोगे। क्या कहोगे आप? 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्लियर? इसमें 2 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, आधार होता है, प्रिज्म का कोण सब समझ में आ गया? नहीं आ गया? आ गया, पढ़ो है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग के सामने जो है विचलन कोण से आप क्या समझते हैं समझाइए। तो गौर से देखिएगा सभी लोग ऑन द बोर्ड। रेडी? चलिए देखते हैं। सब लोग ध्यान से देखना बेटा है। ये मैंने प्रिज्म बना दिया, ठीक है। प्रिज्म देख पा रहे हैं आप लोग? प्रिज्म को मैंने नाम दे दिया A B C। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? बढ़ू आगे? चलो आ जाओ। ये कौन सी किरण है? इसको नाम दे दिया PQ। क्या नाम दे दिया? ये कौन सा बिंदु है? आवाज जो कर्म करे भी दोबारा करो, कुछ अलग ना करो। कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? विलंब से सघन जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, तो तब जब अविलंब होगा कैसे बनाऊं अविलंब? हाँ कर रहा हूँ। इस वाली भुजा पे ये वाली भुजा लंब है। कोई माइकल आज जो मुझे बता दीजिए कोण कितना है? 90 डिग्री। क्योंकि इस वाली भुजा पे ये लंब है तो ये 90 डिग्री है। वो नहीं है कहीं उन्हें दिख ही नहीं रहा वो फालतू टाइप के लोगों ने। क्लियर? दिख रहा 90 ये? हवा थोड़ी देर बाद दिखे वो नहीं ताते कह रहा हूँ। क्लियर? समझ गए ना? वही बता दीजिए मैंने। क्योंकि ये लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण हुआ, मिटा दिया मैंने फिलहाल से। समझ गए ना? 90 अच्छी बात। विरल से सघन जाएगी तो कायदे से ये जो किरण आ रही है इसे ऐसे जाना चाहिए था। तो विरल से सघन जा रही तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसी जाएगी नहीं? झुक जाएगी? जाएगी। ऐसी हो जाएगी? बोलो भैया। सीन क्लियर है? सुना है आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। ये अविलंब है, अविलंब को इंग्लिश में नॉर्मल कहा जाता है, इसलिए इसे यहाँ लिख दूं। बुरा लग होगा? अच्छी बात है। अब ये कांच पे काय में जा रही है? हवा में जा रही है। PQ आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है। बोलो बोलो बोलो। अपवर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण, मैंने इसे नाम दे दिया R1। क्या नाम दे दिया? R1। आगे बढ़ू। अच्छा, अब ये कांच से हवा में जाएगी, कांच से हवा में जाएगी यानी सघन से विरल जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। तो हटेगी तो तब जब अविलंब होगा। अविलंब कैसे बनाऊं? तो इस वाले पृष्ठ पे अविलंब ऐसे बनेगा। समझ गए? बोलो भैया। ये अविलंब बन गया। मुझे बता सकते हो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये कोण कितना है पूरा? 90। हवा थोड़ी देर बाद दिखे वो नहीं 90 अभी तो समझेंगे ना तुम। यानी ये डॉटेड लाइन और ये वाली लाइन कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। महान है। अब कायदे से ये जो किरण आ रही है सघन से विरल जा रही है तो कायदे से इसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन सघन से विरल जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। PQ आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है और RS निर्गत किरण है, बाहर निकल रही है इसलिए। समझ गए? आपतित किरण अविलंब के साथ, इस अविलंब को मैंने एन डैश नाम दे दिया। जैसे इसको एन दे रहे हो, इसको एन डैश। अविलंब को नॉर्मल बोलते हैं ना, इसलिए एन से प्रदर्शित किया जा रहा है। आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। इस आपतन कोण को मैंने नाम दे दिया R2। और ये निर्गत कोण है ना? निर्गत कोण अविलंब से जो कोण बनाती है इसे मैंने नाम दिया ई बोले तो निर्गत कोण। समझ गए ना? सीन क्लियर है? काउए को परेशानी? अच्छी बात है। गन्नो खेलपानी क्लियर है? पोका आओ। चित्र मुझे साफ नजर आ रहा है। ये कैसी किरण है? आपतित किरण। और ये कैसी किरण है? निर्गत किरण। आपतित किरण को अगर मैं आगे बढ़ाऊं ऐसे करके ही हूं, ठीक है। और ये जो निर्गत किरण है यहाँ से जो बंदा देख रहा होगा उसको ये किरण कहीं ना कहीं पीछे से आती है, प्रतीत होगी। बोलो भैया। आपतित किरण हो गई इस डायरेक्शन में। बोलो भैया। सीन क्लियर है ना सभी को? ये आपतित किरण, अरे यार समझ गए ना? ये आपतित किरण ऐसे हो गई, ये निर्गत किरण ऐसे हो गई। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच ये जो कोण होता है इस कोण को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? कोई पट्टा अगर मुझसे पूछता है विचलन कोण क्या होता है तो आप उससे बोलना आपतित किरण और निर्गत किरण ये बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्लियर है? परिभाषा पढ़ लो समझ जाओगे विचलन कोण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। सब लोग समझ गए? अब आ जाओ जरा। इतना सुना है ये कोण अगर 30 है तो ये भी 30 ही होता है। ये आई है तो ये भी आई ही होगा। इस वाली एन वाली लाइन को देखो यहाँ आ रही है
और ये वाली लाइन को देखो पीछे बढ़ाया है, मुझे बता सकते हो ये कोण कितना होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है या सम्मुख कोण है? ये आई है, मुझे बताओ ये कितना होगा? ई, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तन तैना पर रहो परिगो का बताइए ने देखो कौन सा बता देगा मुंह पे थी। जे R1 है और जे आई है, तो जे कितने को वो वही तो है, जी आई है जे R1 है, तो जी कितने जाओ जी पता जोते बोलो R1 जी कितने जाओ काय मुंह में बोलना पूछ रही है ई माइनस देख देख के बोल रहे हैं ना, सिंह मालूम है सही बोल रहे हो ना। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया कि, इसको मैंने नाम दे दिया डी। जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा नाम दे सकता है, कोई ठिकाना नहीं कि जैसे गुप्ता जी ने तो वैसे ही दऊं। समझ गए? चतुर्भुज के 4 कोणों का योग कितना होता है? 360। त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है? सिर्फ बता दो भाई साहब, बता दो। त्रिभुज देखो, त्रिभुज कहाँ कर? त्रिभुज के क्यू आर में देखो भैया, त्रिभुज के क्यू आर और उसकी भुजाओं को देखो घुर्रा घुर्रा के, पूरे भुजाओं से ही मतलब है। ध्यान रखना, अंट सट कोण मत देखने लगना, दुनिया भर के कोण बने हुए हैं। के क्यू आर देखो और उनकी भुजाओं को देखो, भुजाओं को, और उनकी भुजाओं के बीच कौन कौन से कोण बन रहे हैं बताओ। एक तो आई माइनस R1 बन रहा है, एक ई माइनस R2 बन रहा है। अंदर बन रहे हैं बाहर बन रहे हैं? तो अंत्य कौन है? तीसरा ना बन रहा, लेकिन तीसरा अंत्य कौन ना बन रहा के क्यू आर में? बाको का बन रहा है बाय कौन कितने गए? विचल कोण डेल्टा। तो मैंने सुना है क्या बाय कोण का मान दो अंत्य कोणों के, बताओ कहाँ समीकरण बनेगी? डेल्टा बराबर नानी आई हाँ। त्रिभुज का आधे में QDR में देखो जरा घुर्रा घुर्रा के QDR भुजाओं को देखिए, भुजाओं को देखिए, QDR की भुजाओं को देखिए और बताओ कौन कौन से कोण बन रहे हैं? तो देखो उन भुजाओं में R1 तीसरा R2 तीसरा जो बनना रहा हूँ। पर मैंने ये सुना है त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 होता है, तो ऐसे लिखूं R1 प्लस R2 प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। को परेशानी हो तो बताए, बोलो भाई, बोलो कहीं नहीं भाई, सीन क्लियर है? सोच ले तो लाला जाए में लिख सकते एंगल डी बराबर क्या है 180 जाए बालक लिया माइनस R1 माइनस R2, या चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 180 माइनस R1 प्लस R2, दो गुण में तो माइनस कॉमन क्या गलत कर दो भैया मैंने लाला। समीकरण नंबर हाँ, त्रिभुज AQDR में चतुर्भुज चतुर्भुज देखिए AQDR में देखो सिगर भाई सो त्रिभुज चतुर्भुज AQDR ये सुना है प्रिज्म का कौन कहलाता है? अच्छा, इसकी भुजाओं को देखिए, AQDR की भुजाओं को देखिए, भुजाओं को, और उन भुजाओं के बीच कितने कितने डिग्री के कोण बनने बताइए। हाँ तो देखो AQDR जनते ही शुरुआत करते हैं, जो कौन ए है तो ए समझ में आ रही है बात सभी को यहाँ तक? डी अब AQD बता भैया जी 90 पहले बता दो मैंने हाथ लगी प्लस कौन डी बोलो प्लस 90 नहीं आई बराबर 360 का गलत कर दो मैंने, नहीं मैंने कहा गलत कर दो यहाँ में ना नहीं बस सुनो A प्लस 90 प्लस कौन डी को मान देता 180 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है भैया? कछु गलत फहमी तो ना है रही बराबर 360। अगर को कमी पेशी हो तो यही बोल दो भैया, सीन क्लियर है बिल्कुल साफ। 180 और 180 360 से 360 अधूरा है जाएंगे तो क्या बच्चे को माइनस R1 प्लस R2 पल्ली लग लेगा तो A बराबर R1 प्लस R2। समीकरण नंबर बोलो भैया जन्नो ओके काम चल रहा है, कल लेगे पेपर में अगर आएगा तो। आगे की कहानी बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, और आगे की जो लाइन आपको लिख रहा हूँ वो आपको एज इट इज याद भी करनी होगी। क्लियर? एज इट इज
न्यूनतम विचलन की स्थिति में। कौन सी स्थिति में? यानी मैं ये चाहता हूं कि ये जो विचलन कोण है ये कम से कम बने, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है I बराबर E, यानी आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होता है। दूसरा, ये जो अपवर्तन कोण है R1 और R2 ये दोनों भी बराबर ही होते हैं, तो इसको बराबर मैंने R के मान लिया है, ठीक है ना। और चौथी बात, क्योंकि न्यूनतम विचलन कोण है तो डेल्टा की जगह लिखूंगा डेल्टा एम। क्या लिखूंगा? डेल्टा एम। डेल्टा एम का मतलब हो गया मिनिमम डेविएशन एंगल, न्यूनतम विचलन कोण। समझ गए? इन मानों को, उपरोक्त मानों को क्रमशः समीकरण 3 एवं 1 में रखने पर, समीकरण 3 एवं 1 में रखने पर, धर रहा हूं 3 में धर रहा हूं, पहले 3 में, तो A बराबर क्या ही का आ जाएगी? R1 की जगह R2 की जगह, बोलो भैया, R प्लस R 2R, तो A बराबर क्या ही आएगी? 2R। 2 नीचे ले आओ तो R बराबर कितने आ जाएगा? A/2। समीकरण नंबर 4। बोलो भैया, सीन क्लियर? आप तो स्टेप समझो, बाकी बात तो ऐसी जुगाड़ बताऊंगा कि फर्राटा सो लग जाओ आने। क्लियर? आगे बढ़ जाऊं। R बराबर A/2। अब समीकरण 1 में ये मान रख रहा हूं, तो डेल्टा की जगह समीकरण 1 में रखना है डेल्टा एम। बोलो भैया, बराबर I माइनस R1 की जगह R प्लस E की जगह I, क्योंकि E बराबर I बताया ना, R2 की जगह R, तो डेल्टा एम बराबर I प्लस I माइनस R माइनस 2R, तो डेल्टा एम बराबर 2I माइनस 2, R बराबर A/2। समीकरण 3 से, कैसे? 4 से। समीकरण 4 से मैंने क्या रख दिया? R बराबर A/2। 2 से 2 टनक दूं? बोलो भैया, नहीं है मेरी बात समझ? 2 से 2 टनक दूं? सीन क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं, तो आप गौर से देखिए, डेल्टा एम बराबर 2I माइनस A, माइनस को ये जाएगा आ जाएगा, प्लस को आ जाएगा, तो A प्लस डेल्टा एम बराबर 2I, 2 को नीचे ले आऊंगा तो I बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस डेल्टा एम बाई 2। समीकरण नंबर 5। क्लियर? स्नेल के नियमानुसार, किसके नियमानुसार? स्नेल के नियमानुसार हम लोग जानते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार म्यू बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R, तो म्यू बराबर साइन I को मान जाएगा A प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन R का मान दिया गया A अपॉन 2। तो ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र आ गया। किसी ने बोला प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक हेतु सूत्र की स्थापना करिए, तो आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हाँ, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है म्यू बराबर साइन A प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन A/2। बिल्कुल टकाटक याद होना चाहिए। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? रेल सी तो ना निकल गई? सुन लो, ज्यादा दिमाग पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रिज्म के पदार्थ को अपवर्तनांक पूछ रहे हो, तो मालूम है म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R, तो देखो साइन I अपॉन साइन R, I J है वो 0, जो सूत्र के रूप में यूज में आवेंगे वो R J है, नहीं है A अपॉन 2। सीन क्लियर है? तो कर लेंगे इतना, ठीक है? तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।